हेलो हेलो हेलो। हाँ, साउंड आ रहा है। हाँ, साउंड आ रहा है प्रॉपर। ठीक है, चलो। ओके, तो फाइनली आ गए व्हाइट बोर्ड पे, पैनल पे। हमारी बड़ी इच्छा थी ऑनलाइन ही से कराया जाए। नहीं नहीं, ये ऑब्वियसली ये चैप्टर यहाँ से करना जरूरी भी है, क्योंकि वो वरना मैं भी फील नहीं दे पाऊंगा। आज सुबह भी ऑफलाइन में ऑब्वियसली बोर्ड था, तो ही मजा आता है। चलो, तो स्टार्ट करें यार। 1 मिनट ना, मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस एक बार रहेगा। वापस मैं आ रहा हूँ, 1 सेकंड। हाँ, चलो। हाँ भाई, ऑडियो क्लियर अब? हेलो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ठीक है। यस। और वो जिन बच्चों को मैंने कहा था, उन्होंने ना मुझे फोन करा है और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। चलो एनीवेज, खैर अब तो हम पढ़ना शुरू करते हैं आगे। तो एक काम करते हैं, पहले जरा मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर देते हैं, है ना। हालांकि मैंने सुबह डिस्कशन किया था थोड़ा सा, वो बाद में कर लेंगे। पहले जरा एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलो, ओके। तो मैग्नेटिज्म से हम चालू कर रहे हैं, जिसमें कि पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। ओके बेटा, स्टूडेंट कैमरा ऑन। बेटा अपने प्लीज वीडियोस ऑफ कर लें, कुछ लोग पेंट कर रहे हैं। ओके, रिज्यूम रिकॉर्डिंग। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर। ओके, नहीं बेटा, आज तो पढ़ाई होगी और क्या होगा। चलो, सो मैग्नेटिज्म हम चालू कर रहे हैं, जिसका कि पहला टॉपिक आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट ड्यू टू करंट। इसको आप एमईसी के नाम से कई जगह पर मिलता है। और आपकी शीट में जो टॉपिक है, आपकी शीट में ये टॉपिक दे रखा है, रेजो शीट में ये टॉपिक आपको दे रखा है ईएमएफ के नाम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के उससे दे रखा है। ओके, सीक्वेंस ऑब्वियसली डिफरेंट है थोड़ा। नहीं बेटा, ब्लैक पर बल्कि आपको ज्यादा ब्लर। यार 1 मिनट, ये प्लीज टाइम पास बंद करें। क्लियर है वीडियो बिल्कुल मेरे ख्याल से? क्लियर है ना? बस खत्म बात। अब मैं उसको अकॉर्डिंगली देख लूंगा मुझे कब क्या चेंज करना है। चलो, हाँ भाई। सो हमारा जो अगला टास्क है वो है, हमसे पहले हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं बी, ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। हाँ, पेन ड्राइव लाया हूं मैं, बहुत अच्छी बात है मेरे पास। ओके, ऑल फाइन, ठीक है। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर आपको फाइंड करना है। तो आप समझो जरा, देखो, हमने जब कूलम्स लॉ चालू किया था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तब हमने बात की थी कूलम्स लॉ, यानी कि हमने बात की थी फोर्स की। वी स्टार्टेड विद फाइंडिंग फोर्सेस, और फोर्स के बाद हम आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड पर। लेकिन यहाँ क्या है, हम स्टार्टिंग से ही, पहले दिन से ही मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हुए चलेंगे, और फोर्सेस को हम लेटर ऑन देखेंगे। फोर्सेस को हम लेटर ऑन देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है ये बी वेक्टर, ठीक है ना। बी वेक्टर शो कर रहा है कि इट्स कैसी क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम पहले दिन से फील्ड पढ़ेंगे, तो हमें, क्योंकि अब हमें फील्ड का मतलब पता है, हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, तो फील्ड से मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड फील्ड, कि अपनी क्या शो करना है, एक सराउंडिंग में प्रेजेंस शो करना, वही तो फील्ड है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो ये ऑनलाइन के कारण जो है हमारा फील्ड भी क्या हो चुका है, अब काफी हद तक बढ़ चुका है, बिल्कुल,
है कि नहीं भैया? अब हमारा फील्ड जो है पहले क्लासरूम तक होता था, अब तो वो बहुत आगे तक चला गया है। बिल्कुल ठीक है ना भाई, तो एक फील्ड क्रिएट करना। अच्छा अगेन भाई बिल्कुल नया चैप्टर चालू हो रहा है, तो कुछ लोग जो कि नए जुड़े थे JP02 के अंदर, वो अगर कहीं भी कोई क्वेरी है तो उसको नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पूछते हुए चले। हाँ, क्योंकि इट्स अ न्यू चैप्टर टोटली। बिल्कुल, तो अच्छे से उस पर फोकस करते हुए चलें, कोई भी डाउट हो तो उसको ढंग से समझते हुए चलें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी एक नया फेज में घुस गए आप लोग। चलो, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू करंट या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। चलो अब देखो, याद करो जब हम इलेक्ट्रो पढ़ते थे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टाइम पर हमने क्या किया था? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टाइम पर मान लो मुझे एक रॉड दे दी, ये कुछ प्लस लैम्डा दे दिया, वहां पर हम बात करते थे ड्यू टू अ चार्ज रॉड, और हम क्या निकालते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। अच्छा मान लो म्यूट ऑल, मेरे को तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है बेटा यार, अपने माइक प्लीज बंद रखें वहीं। वो ये गड़बड़ होती है यार, इसीलिए मैं म्यूट ही रखना पसंद करता हूँ। कोई बात नहीं, अभी वैसे भी ऐसा कुछ चल भी नहीं रहा है कि आपको छूट दूं, इतना कुछ है भी नहीं अभी। मेरा वीडियो पिन नहीं है, एक मिनट रुको, कर देता हूं। चलो ठीक है आदम, चलो हमसे क्या पूछा जाता था? हमसे निकाला जाता था इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं। ये कोई डिस्टेंस दे दी r कि इस पॉइंट पर आप क्या बताएं? इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं। अच्छा, तो क्या करते थे हम भाई? क्या करते थे हम? इस पर एलिमेंट लेते थे। बिल्कुल, वी यूज्ड टू टेक अ स्मॉल एलिमेंट। तो हम क्या लेते थे? यहां से x दूरी पर आपने एक dq लिया, क्यों करते थे? क्योंकि हमें किसके कारण फील्ड पता है? हमें किसके कारण फील्ड पता है? हमें उस एलिमेंट के कारण क्या पता होता था? फील्ड पता होता था। याद है कि नहीं? बिल्कुल, हमें पता होता था ड्यू टू दैट एलिमेंट। वैसे ही क्या होगा जब आप ड्यू टू करंट कैरिंग वायर बात करेंगे हम, ठीक है ना? तो जब हम ड्यू टू करंट कैरिंग वायर बात करेंगे तो देखो वायर्स भी कैसे कैसे होंगे। इट कुड बी स्ट्रेट वायर, हो सकता है स्ट्रेट वायर दे दे आपको, ये करंट चल रहा है I, इट कुड बी स्ट्रेट वायर। हो सकता है कि कोई आर्क ऑफ वायर आ जाए, ये कोई आर्क आ गई, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज सम आर्क शेप। देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि कोई आपको रैंडम शेप दे दे और वो बोले उसके कारण करंट बताओ, इसके कारण करंट बताएं। तो समझो जरा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो हमने क्या करा? टुकड़ों के कारण फील्ड निकाला, उसे क्या करा? इंटीग्रेट। यही करते थे हम, एलिमेंट्स को डिफाइन करते थे और फिर क्या करते थे? हम इंटीग्रेट करते थे। तो वी यूज्ड टू डिफाइन एलिमेंट्स एंड देन इंटीग्रेट। सो वी यूज्ड टू डिफाइन एलिमेंट्स, डिफाइन एलिमेंट्स like dq, find de, find de and integrate। ये करा करते थे हम। आर्क मतलब, बेटा ऐसे सवाल पूछ के अगर आप ये शो करोगे कि सर हमें नहीं आता आर्क मतलब, शर्म आनी थी ना बेटा, ये तो पूछते भी आर्क मतलब एक सर्किल का पार्ट, और कौन सी आर्क, कुछ भी मतलब उठा करके है। चलो, तो अब क्या हो रहा है देखो, समझो क्यों कर रहे थे हम? तो ARC ही तो है आर्क। अच्छा ओके ठीक है, एनीवे खैर चलो, क्यों करते? क्योंकि याद करो कूलम्स लॉ किसके लिए डिफाइंड था? कूलम्स लॉ वाज डिफाइंड ओनली फॉर व्हाट? पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ किसके लिए डिफाइंड था? पॉइंट चार्जेस के लिए। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर हमने क्या करा? इंटीग्रेट। ऐसे ही अब क्या है, इसको पढ़ने के लिए हमें डिफाइन करेंगे रूल बायो-सेवर्ट लॉ। अब इस बायो-सेवर्ट लॉ में भी क्या करा इन्होंने कि इन्होंने भी इसको डिफाइन करा। ये मान लो एक करंट कैरिंग वायर है हमारे पास, तो पहले तो होता करंट वेक्टर या स्केलर है। करंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? स्केलर, बिल्कुल। तो इसमें क्या हुआ, बायो-सेवर्ट लॉ भी जो है ना आपके पास, ये भी आप फाइंड करते हैं dB ड्यू टू सम करंट एलिमेंट।
ड्यू टू सम करंट एलिमेंट के लिए ये डिफाइंड है। तो अगेन हम क्या लेते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेट फील्ड निकालेंगे। जैसे स्क्रीनशॉट 1 ले लें, तो नेक्स्ट पेज से हम इसको शुरू करेंगे सर, स्क्रीनशॉट 1। और ये कुछ लोग जो नए जुड़े हो ही, वो प्लीज नोट्स बनाते हुए चलें। हाँ, नोट्स नहीं बनाओगे तो पछताओगे, नोट्स तो बनानी ही है। हाँ, साथ साथ में लिख करके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। चलो देखो जरा, तो बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है, उस पर आते हैं हम जरा। स्क्रीन में ये वाली ब्लैक कर रहा हूं, मुझे बता देना क्लियरिटी किस पर ज्यादा अच्छी आ रही है। चलो, तो बायो-सैवर्ट लॉ में क्या हुआ अब, इसने क्या डिफाइन करा आपको, ब्लैक इज क्लियर, ये ठीक है, प्रीवियस स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन इज बेटर, ये चलता है। अब ग्रीन वॉज बेटर, तो ये चीजें होती रहती हैं, तो कोई बात नहीं, हम हाँ अब मैं अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से देख लूंगा बस, ठीक है। चलो बस ठीक है, बस। और वो मुझे पता है ना, क्योंकि वो मुझे यहाँ से कैमरा क्वालिटी पता पड़ रही है, तो मुझे दिख रहा है कि कौन सा ज्यादा अच्छा दिख रहा है। चलो एनीवेज कोई बात नहीं। चलो, बायो-सैवर्ट लॉ ने क्या बोला कि ये आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है। अब करंट तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो समझो जरा इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक डीएल वेक्टर डिफाइन करा। डीएल वेक्टर क्या चीज है, इट्स अ करंट एलिमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना भाई। तो ये छोटा सा एक डीएल वेक्टर लिया इन्होंने, क्योंकि करंट तो अपने में स्केलर है और उसको हमें एक वेक्टर की तरह ट्रीट करना है। तो उन्होंने क्या करा, इस डीएल वेक्टर को हम बोलते हैं इट्स अ स्मॉल करंट एलिमेंट, इसे हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। ऑफ स्मॉल लेंथ DL in direction of current, of a small length DL in direction of current। तो बायो-सैवर्ट ने भी आपको सीधे नहीं बताया कि स्ट्रेट वायर का फील्ड कितना होगा, उसने ये नहीं बोला कि स्ट्रेट वायर का फील्ड कितना होगा, नहीं, उसने तो बोला कि भाई छोटे छोटे टुकड़ों के कारण आप फील्ड कैसे निकालेंगे। तो क्या निकाला उसने, जरा ये DL हो गया, मुझे फील्ड कहाँ चाहिए, फील्ड चाहिए होता है किसी पॉइंट P पर, तो ये मुझे चाहिए एट पॉइंट P। तो मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, देखो समझ आ रहा, मैं फाइंड कर रहा हूं DB वेक्टर ड्यू टू DL वेक्टर, कहां पर, एट P। DB क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि एक छोटे से एलिमेंट के कारण हम इसको फाइंड कर रहे हैं, हम इसको फाइंड कर रहे हैं छोटे से एलिमेंट के कारण, ड्यू टू DL वेक्टर एट P। तो ये जो करंट एलिमेंट है ये क्या है, छोटा सा वेक्टर फॉर्म। हाँ बेटा डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट अभी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले अब जरा नया चैप्टर चालू है, एक बार उससे शुरू करते हैं। सो करंट एलिमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ DL इन डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, जरा इस DL वेक्टर पे भी 2 मिनट बात कराता हूँ। चलो ये देखो जरा, इस DL वेक्टर पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, तो लेट अस फोकस सम टाइम ऑन दिस DL वेक्टर, ठीक है। ये चलो यहीं कराता हूँ, कोई बात नहीं। इस DL वेक्टर पर जरा सा टाइम देता हूँ आपको, इस DL वेक्टर को हम समझें कि DL वेक्टर से क्या मतलब है। देखो जरा समझना बेटा, DL है, इसीलिए बार बार कह रहा हूं DL है, DL है, लेकिन कहाँ है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है। हाँ नहीं, अब समझना, देखो जरा, मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है, ये एक स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर, तो एक स्ट्रेट वायर पर ये मान लो इस तरह से करंट दिखा रखा है आपको। तो इस पर अगर मैं DL वेक्टर लेता हूं, तो ये देखो जरा, ये एक DL वेक्टर, ये अगला DL वेक्टर, ये फिर अगला DL वेक्टर, ये फिर अगला DL वेक्टर। तो अगर मैं समीशन DL करता, मान लो कि मुझसे कोई पूछता ये मैं समीशन DL वेक्टर करता, तो मुझे क्या आंसर मिलता, ये समीशन DL वेक्टर मुझे क्या आंसर मिलता, मैं कहां से कहां पहुंचता, मैं पहुंचता ये किसी इनिशियल पॉइंट से किसी फाइनल पॉइंट तक।
तो ये मुझे क्या मिल जाता, टोटल एल वेक्टर मिल जाता, टोटल एल वेक्टर मिल जाता I2F। अरे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर का इंटीग्रेशन। ये सिर्फ डीएल वेक्टर की बात हो रही है। अच्छा इसके जगह पे मान के देखो, इफ मान लो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता, इफ ये देखो मैंने ऐसा कोई एक लूप ले लिया। अच्छा अब मैं मान लो इस पर डीएल वेक्टर लेने शुरू करता हूं। ये इस पर डीएल वेक्टर लिया मैंने एक, फिर ये अगला, फिर ये अगला, ये इस पर मैं डीएल वेक्टर लेता हुआ चलता। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर क्या आता भाई हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर क्या आता आपकी बार, क्या आता, 0 आ जाता। बिल्कुल, ये आखिरी डीएल वेक्टर यहां से यहां मिलता आपको, फिर क्या आता आपके पास 0। है कि नहीं, ठीक है। ये क्या बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है। तो डीएल वेक्टर का मतलब क्या अपने आप में, उस वायर के अलोंग एक लेंथ एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ डीएल इन डायरेक्शन ऑफ करंट। ये तो डीएल वेक्टर का मतलब हुआ कि भी एक रॉड दे दी, उस पर हम छोटे छोटे डीएल लेते जा रहे हैं। क्लियर है ये मीनिंग, आपकी मर्जी। अभी रॉड नहीं थी, कोई और चीज हो गई, तो बस करंट के डायरेक्शन में होगा, बस खत्म। वो 0 कैसे हुआ बेटा, ध्यान दो। तो क्या ये डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है, क्या ये डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है। तो जहां से चालू हुए वापस वहीं पहुंच गए, जहां से चालू हुए वापस वहीं पहुंच गए, तो क्या आएगा, वो 0 नहीं आएगा। इसलिए तो समझा रहा हूं बेटा एक एक चीज को बेसिक से, ठीक है बेटा। अब बढ़ जाए आगे। बेटा डेफिनेशन है, बायो-सैवर्ट लॉ ने जो बायो-सैवर्ट साहब हमें सिखा कर गए ना, हमें उसी को पढ़ना है। हाँ, हमें बायो-सैवर्ट लॉ डिराइव नहीं करना है, जो पता है उसे समझना है, ठीक है। चलो अच्छा, ये हुआ भी कैसे था जरा समझो। एक साइंटिस्ट था ऑयस्टेड, देयर वाज साइंटिस्ट ऑयस्टेड। वो क्या कर रहा था, एक करंट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और राइट में एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा हुआ था, उसके उसी टेबल पर एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा हुआ था। ओके, तो क्या हुआ, जब उसमें करंट फ्लो हुआ, सर्किट में करंट फ्लो हुआ, तो उसने उस मैग्नेटिक कंपास में क्या देखा, एक मूवमेंट देखा। तो मूवमेंट जो था उससे क्या पता लगा, उस मूवमेंट से क्या पता लगा कि वो जो करंट है वो क्या क्रिएट कर रहा है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल, वो करंट क्या कर रहा है, अपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो यहां से हमें आइडिया लगा कि करंट जो है वो क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। चलो जरा अब देखें, तो डीवी ड्यू टू डीएल एट पी, चलो इसको डिफाइन करें हम। तो हमने क्या डिफाइन करा, हमने मान लिया इस पी को, ये आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर क्या है, दिस आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी फ्रॉम डीएल, तो पी का पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम डीएल। अच्छा अब इसकी वैल्यू कितनी आती है जरा वो देख लें हम कि भाई ये आता कितना है ये वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीपी ड्यू टू डीएल एट पी इज डिफाइंड एज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। That's how we define it. तो ऑटोमेटिकली करंट, अभी जो एक तरह से जो टर्म बन रही है आईडीएल, ये जो टर्म बन रही है आईडीएल, वही तो एक तरह से क्या बन रहा है, करंट एलिमेंट बन रहा है। अगर आप उस टर्म को समझो आईडीएल, तो वो जो टर्म बनी आईडीएल, तो करंट तो वेक्टर है नहीं, बट आई इंटू डीएल वेक्टर तो आप लिख सकते हैं ना हम। तो ये एक तरह से आपके पास क्या बन जाता है, दिस बिकम्स करंट एलिमेंट। ये पूरी चीज क्या बन गया आपके पास, करंट एलिमेंट बन गई। तो जो काम डीक्यू कर रहा था वो काम कौन कर रहा है, आईडीएल कर रहा है। तो इस छोटे से इस टुकड़े, अगर मान लो आई जीरो होता तो फील्ड कितना होता, मैंने क्या बोला, करंट एलिमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ डीएल इन डायरेक्शन ऑफ करंट। अरे यार मेरे भाई लॉजिक को समझना यार, बेटा अमित सिंगल लॉजिक को समझ।
उस करंट एलिमेंट के लिए आई और डीएल दोनों का होना जरूरी है ना भाई। एलिमेंट मतलब छोटा टुकड़ा, करंट मतलब करंट का छोटा टुकड़ा। पर समझना ये डीआई नहीं है। अक्सर लोग करंट एलिमेंट को डीआई ले लेते हैं, बट ये डीआई नहीं चल रहा है। मैंने करंट के टुकड़े नहीं करे, समझना ये है। करंट एलिमेंट से यहां मतलब है कि करंट तो उतना ही चल रहा है आई, मैंने तो क्या करा है, उस वायर के टुकड़े करे हैं। डीएल वेक्टर क्या होता है वो भी समझा दिया है। ओके चलो, तो क्या वैल्यू बनी, म्यू नॉट बाय 4 पाई। हम चाहें तो उसको यूं भी लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। और अगर कोई मुझे एंगल थीटा दे दे, ये वाला एंगल किसी ने सपोज करो थीटा दे दिया, तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी, ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन साथ में क्या आएगा, एक एन कैप। क्यों आएगा भाई एन कैप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी एट ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीबी। स्क्रीनशॉट 2 ले लें। अरे समझ में आ रही है अब तक बातें? वैसे तो सब आसान ही चल रहा है, अब तक तो कुछ कॉम्प्लेक्स तो हुआ ही नहीं है। फॉर्मूला कैसा आया बेटा, के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर कैसा आया, कभी पूछा था सक्षम? एफ इक्वल टू एम ए कैसा आया, कभी पूछा था? बस सबके पीछे प्रोपोर्शनलिटी के थ्योरम है, सबको प्रोपोर्शनलिटी से कंपेयर करते करते निकालते गए। बट समझो बेटा, हमें तो सिर्फ वो बायो सेवर्ट लॉ क्या है वो समझना, और फिर उसको क्या करना है, यूज करते हुए चल रहे हैं। आ रहा हूं बेटा, म्यू नॉट पर क्यों चिंता कर रहे हो, ये तो सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। हाँ भाई, अब जरा हम देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस फॉर्मूले में से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट देखना है। तो देखो जरा, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हम जरा उन पर फोकस करेंगे हम, इंपॉर्टेंट एंड कुछ नई बातें जो हमें यहाँ से सीखनी है। ये देखो जरा, तो वो क्या बातें हैं बता रहा हूं बेटा, आ रहा हूं एक एक करके। चलो देखो, ऐसा है, इस चैप्टर का सारा खेल जो मैं मानता हूं, अगर इस चैप्टर पे अच्छी कमांड सेट करनी है तो आपका हाथ परफेक्ट होना चाहिए डायरेक्शन पर। अगर आपको डायरेक्शन आते हैं तो ये बहुत इजी है, और अगर आपको डायरेक्शंस नहीं आते हैं, दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी द टफेस्ट फॉर यू। और इस चैप्टर के बाद में आप फिजिक्स फिर पढ़ोगे भी नहीं, जबकि अभी मॉडर्न फिजिक्स बाकी है। बट अगर आपने डायरेक्शन वाली चीज पे कमांड सेट कर लिया, यू आर गोइंग टू एंजॉय फिजिक्स फ्रॉम हियर। क्योंकि अब वो जो बैठने वाली फिजिक्स थी ना, बैठे बैठे करने वाली, सर्किट है, करंट है, वो बंद। अब तो फिर से बातें होंगी, चलेंगे, वॉक करेंगे, खुल के चीजें, एलिमेंट्स नजर आएंगे, इलेक्ट्रो की फील आएगी, फिजिक्स की फील आने लगेगी कि यार फिजिक्स बैठे बैठे थोड़ा होती है कोई। सही बात है ना, बैठे बैठे पढ़ी जाती है ना, पढ़ाई जा सकती है। तो उस चीज को हमें मजा आएगा जब हमें डायरेक्शन क्लियर है। तो सो डायरेक्शन इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब देखो जरा, उस डायरेक्शन की हम बात करें तो ये देखो जरा, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है वो है आपके पास डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? डायरेक्शन में मुझे नजर आ रहा है एक टर्म डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, दिख रहे हैं? तो जरा हम ए क्रॉस बी देखते हैं एक सेकंड के लिए। हाँ भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैंने कहा था ये चीज सबको आनी चाहिए। फिर भी मैं 5 मिनट दे रहा हूं, मैं 5 मिनट दे रहा हूं, क्योंकि बेटा ए बी साइन थीटा, फिर देखो मतलब हद कर दी यशवंत सिंगर ने, ए बी साइन थीटा लिख रहा है। अरे बेटा बात समझ, टीचर समझाना क्या चाह रहा है। टीचर कह रहे हैं डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। देखो जरा, तो सपोज ये ए वेक्टर दे दिया, ये बी वेक्टर दे दिया। हालांकि तुम्हारी उम्र नहीं है ये चीज सीखने की, बट मुझे पता है कई लगने घूम रहे हैं यहाँ पर, तो मैं बता देता हूँ। हाँ भाई देखो, सेम चीज मैंने आज मॉर्निंग ऑफलाइन क्लास में भी करवाई। अब ऑफलाइन में तो मेरे कमांड के अंडर उनको रहना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है। आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ये अपने अपने राइट हैंड में जो पेन रखा हुआ है इसको तो साइड में रख दो, या लेफ्ट हैंड में ले लो।
मुझे पता है आप लोगों को शायद वेक्टर प्रोडक्ट आता होगा, है ना, 99% को आता, बट 5 मिनट दे करके मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। उसके बाद में मेरा डायरेक्शन से काम खत्म, फिर तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। ये देखो अभी तो ए क्रॉस बी कैसे करते हैं हम, उंगलियां कहाँ रखेंगे हम, ए के अलोंग। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि मैं घर का कंफर्ट छोड़ करके अभी चाय पीते पीते क्लास ले रहा होता मैं कि ठीक है यार कोई बात नहीं, ऑब्वियस सी बात है यार, मन से पढ़ाता हूँ मैं भी, मजा ही मुझे उसमें आता है जब बच्चे खुशी खुशी पढ़ते हैं। ए वेक्टर, हाँ भाई ए वेक्टर कैसे उंगलियां रख सकते हो आप, उंगलियां कैसे रख सकते हो आप, ए के अलोंग ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, पर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फिंगर्स को घुमाना है, फिंगर्स को घुमाना है। किस तरह से घुमाना है, किसकी तरफ घुमाना है, बी की तरफ, तो ए की ऑप्शन है। कहां आ रहा है अंगूठा अपने आप, अगर अपनी कॉपी के अंदर डायग्राम बनाओगे, कॉपी में डायग्राम बनाओगे तो आपका अंगूठा कहां जा रहा है, पेज के ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर कॉपी बनाओगे तो पेज के ऊपर जा रहा है, मेरे केस में वो इस पेज से बाहर आ रहा है। तो वो जो ए क्रॉस बी आ रहा है वो इस समय पर कहां आ रहा है, तो ए क्रॉस बी की ठीक है वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा एन कैप। ये भी कई बार लोग बात गलती करते हैं, जरा बता दूं भैया कि केयरफुल रहना, ये थीटा एंगल ये वाला है, ठीक है ना भाई, हाँ ये एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। चलो एन कैप, तो जो एन कैप यहां आ रहा है वो एन कैप कहां आ रहा है, वो एन कैप आ रहा है आउटसाइड, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वो कहां आ रहा है, एन कैप आउटसाइड आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये लो जरा तुम्हारे भी टेस्ट लेता हूं अभी। चलो ये देखो जरा, मतलब बताओ तुम, वैसे तो मैं खैर देखो बेटा मैं नाम नहीं ले रहा तुम्हारा, जिसने मुझसे डाउट पूछा क्लास में था तो, और मतलब एक बच्चा, आप तुम सोच रहे हो तुम 12th में हो, सितंबर चल रहा है और वो बच्चा मुझसे कह रहा है सर हम बी की तरफ से फिंगर्स कर नहीं कर सकते क्या, समझ रहे हो क्यों टीचर को बेचारे को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। सोच रहे हो सितंबर है, 12th है, जिसमें मैं 3 लेक्चर से कह रहा हूं कि वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लो, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लो, उसके बाद फिर क्या होता है, सर हमें समझ नहीं आया। तो बेटा समझ आएगा कैसे, थोड़ी मेहनत तो खुद से करनी पड़ती है ना बेटा। अरे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होते हैं, अपोजिट, बी क्रॉस ए कहां जाएगा, इनसाइड, वाली बात करते हो, बी क्रॉस ए कहां की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। अच्छा चलो ये लो अगला वाला देखो, तो 11th नहीं करके आया बेटा, ये कईयों ने गलत फहमियां पाल रखी हैं कि उनकी 11th हो गई। अच्छा चलो ये ए वेक्टर दे दिया मैंने आपको, ये मैंने दे दिया रैंडमली, ये मैंने दे दिया आपको ए वेक्टर, ऐसे दिखा दिया, ये मैंने आपको दिखा दिया बी वेक्टर। चलो बताओ ए क्रॉस बी किस तरफ आ रहा है, चलो बताओ ए क्रॉस बी किस तरफ आ रहा है, बताओ। कह रहे हैं सर सॉरी सर भूल गया था, गजब आदमी है, मतलब ए क्रॉस बी भूल गए हैं बेटा, खून में आती है सब चीजें। तो किधर करूं ए क्रॉस बी, नहीं लेफ्ट राइट ये देख लेना तुम, दे दिए गलत आंसर, ये लेफ्ट है ये राइट है, बाद में बोलोगे सर आपका लेफ्ट मेरा राइट, ऐसे कर रहा था सर मैं तो, ये लेफ्ट ये राइट, सर मैं भी यूं ही बात करूंगा ऑब्वियसली, जो पेज देख रहा होता है उसके अनुसार बात होती है। हाँ कहाँ आ रहा है भाई, अरे राइट आएगा ना यार, ए क्रॉस बी, उंगलियां कहाँ की तरफ जाएंगी, उंगलियां कहाँ जाएंगी, और बाकी चैलेंज है वैसे ऑनलाइन वेक्टर पढ़ाना अपने आप में, मजाक थोड़ा है। हाँ उंगलियां कहाँ की तरफ जाएंगी, ए की तरफ जाएंगी, ठीक है, ए से अंदर की तरफ। अब क्या करोगे, हाथ को घुमाओ, कर्ल करो, देख लो कहाँ रहा डायरेक्शन, राइट साइड। कोई और तरीका करके देखिए अगर हम, ये लो चलो ऐसे हाथ रख ले, किसी ने ऐसे हाथ रखा, सर मैं तो ऐसे रखूंगा, रख ले भाई ऐसे रख ले। अब घुमा बी की तरफ उंगलियां, घुमा बी की तरफ उंगलियां, घूमेगी क्या, नहीं घूमेगी ना, ऐसे रख लो, चलो आंसर तो नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो कहाँ आ रहा है वो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो आ रहा है आपका वो एन कैप इधर आ रहा है, ओके। अच्छा एक और कराया था चलो इस तरह का, ऑनलाइन बैठे हो तो इसलिए करा देता हूँ एक और। ये देखो चलो मान लो अब की बार मैंने ए वेक्टर कुछ ऐसा दे दिया और बी वेक्टर कुछ ऐसा दे दिया, चलो अब बताओ भाई ए क्रॉस बी का, हाँ भाई ए क्रॉस बी पूछ रहा हूँ मैं हर बार, बताओ भाई ए क्रॉस बी,
कैसे आएगा वो ए क्रॉस बी? बिल्कुल वो कुछ ऐसा जाएगा। देखो ये कहाँ आ रहा है, ये कहाँ है, बाहर की तरफ। ये डायरेक्शन क्या होता है, ये डायरेक्शन शोज, दिस डायरेक्शन शोज आउटसाइड, ये आउटवर्ड्स होता है ना। ये तो सब मेरे ख्याल से इतना तो हमें आता है। नहीं आता तो मेरा सौभाग्य भी मुझे तुम्हें ये पढ़ाने का मौका मिला, है ना भाई। चलो हाँ भाई, ए बाहर आया, ए क्रॉस बी, तो ये अंगूठा ऐसे बन रहा है। तो वो एन कैप जो है ना आपको यूं बनने वाला है, वो एन कैप जो है वो ऐसे आएगा। क्या इनमें से कोई भी लाइन ले लूं या कोई पर्टिकुलर लाइन होगी? इनमें से कोई भी लाइन ले लूं या कोई पर्टिकुलर लाइन होगी? कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। वो केयरफुल रहना डेट एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये दोनों की क्या होगा, परपेंडिकुलर। इस बात का ध्यान रखना है कि एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। और ऐसे अभी भी अगर किसी को डाउट रह गया हो तो भैया उसकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा काम दे देता हूं। इसको अभी भी डाउट रह गया हो तो बेटा घर पे अपने आई जे के एक्स वाई जेड एक्सिस से खेलता रहे, है ना भाई। ये लो भाई, तो एक्स वाई जेड एक्सिस आपको दे देता हूं मैं बना करके। तो ये सपोज करो कि मैंने आपको एक्स एक्सिस ऐसे दे दिया है, वाई एक्सिस ये दे दिया, चलो ये जेड दे दिया मैंने। जल्दी बताओ वाई कहाँ है, चलो लेट्स सी किसका आंसर सही आता है। वाई कहाँ है? हाँ नहीं, मैं तो ये मानता हूं आपको आता होगा, पर मैं ये नहीं चाहता ना कि भाई एक बार मैं डायरेक्शन में घुसूं और उसके बाद मैं इसमें लफड़ा करता रहूं कि यार ये वेक्टर नहीं आता और फिर उसमें मुझे परेशान करो। क्योंकि अगर मैंने आपको डायरेक्शन समझा दिया ना तो मेरी सिरदर्दी खत्म हो गई। फॉर्मूला तो बहुत आसान है, फॉर्मूला में तो कुछ है ही नहीं। हाँ भाई, किधर आ रहा है आई? क्या ये होता है आई जे के, आई जे ये साइकिल होती है। तो के क्रॉस आई इज व्हाट, जे। के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे। तो के क्रॉस आई कर ले हम जरा। के क्रॉस आई कहाँ आ रहा है, जे टूवर्ड्स राइट साइड। बिल्कुल सेम बन जाएगा जो इधर वाला बना था, एग्जैक्टली। तो वो जो z आ रहा है, y आ रहा है, वो इधर आ रहा है टुवर्ड्स राइट साइड। बाकी अपने करते रहो। देखो आई क्रॉस जे कर लो, आई क्रॉस जे, x ऊपर i से j गए। अब देखो क्या है, क्लास में जब मैंने ये चीज पढ़ाई तो ऑफलाइन बच्चा मेरे सामने बैठा है, मैं देख सकता हूं कौन सही कर रहा है कौन गलत। अब ये चीज आपको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, तो अगर किसी को यहां डाउट है तो वो यहां पूछ ले भी, अपने आप से पूछ लो डाउट। मतलब यहाँ खुद ही डाउट पूछ लो मेरे से, ऑनलाइन वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, डाउट पूछना बहुत आसान काम है। तो डाउट है तो यहाँ पूछ लो भाई, फिर तुम बाद में बोलो, फिर वही बात वीडियो ऑन कर लेते हैं। अबे तुम्हें मैं सारे आंसर लिख रहा हूँ ना, तुम्हें नहीं समझ में आया तो बोलो इजी है। बेटा इजी क्या है, ये तो पढ़ाने लायक चीज भी नहीं थी, इजी है। चलो ये पॉइंट ध्यान रखना बस। क्या क्या है हमारे पास, स्क्रीनशॉट 3। तो अब ध्यान दो जरा, ये देखो जरा, तो ये देखो जरा डीएल क्रॉस आर, ये डीएल क्रॉस आर, तो ये एन कैप कहाँ की तरफ है, ये यहाँ पर जो डीएल क्रॉस आर कर रहे हो, देखो जरा डीएल क्रॉस आर कहाँ जा रहा है, एन कैप कहाँ जा रहा है, एन कैप। कहाँ जा रहा है, इनसाइड। बिल्कुल कहाँ जा रहा है वो, एन कैप इनसाइड। ठीक है भाई, चलो। तो वो एन कैप यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है आपका, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ, डीबी। ये जो एन कैप आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एन कैप आ रहा है इनसाइड। डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आ गया क्या भाई, ये डीएल क्रॉस आर समझ में। बाकी सारा फॉर्मूला तो हमारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी डीएल क्रॉस आर। अगर ये डीएल क्रॉस आर यहां हो गया तो आगे भी हर जगह करते जाओगे, कोई तकलीफ नहीं आने वाली। क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। चलो भाई बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। नहीं बताऊंगा बेटा अजय, मजाक करने लग जाते हैं। चलो ओके, स्क्रीनशॉट 3। अच्छा नेक्स्ट जो चीज है, देखो अब क्या क्या नहीं पता हमें इसके अंदर, हमें म्यू नॉट क्या है, 4 पाई क्या है, ये सब हमें नहीं पता। ठीक है ना भाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये म्यू नॉट क्या चीज है, ये सब नहीं पता हमें। तो जरा देखते हैं हम जरा और क्या इसमें नया है। और
क्या हमें समझना है, देखो जरा। तो कुछ न्यू टर्म्स, न्यू थिंग्स जो हमें यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर एक टर्म दिख रही है म्यू नॉट। इस म्यू नॉट को हम कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। जैसे एप्सिलॉन होती है मैग्नेटिक परमिटिविटी, वैसी म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है ये। म्यू नॉट की वैल्यू आपके पास आती है, म्यू नॉट की वैल्यू आती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। पर इसकी यूनिट के लिए मुझे पहले मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को समझना पड़ेगा। तो जरा हम एक बार मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट देखें जरा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बी, इसकी जो यूनिट होती है बी यूनिट इज टेस्ला। टेस्ला अब तो बहुत कॉमन वर्ड है, जब हमने पढ़ा था तब तो टेस्ला जो था वो अपने आप में एक नई चीज थी बिल्कुल ही। जब हमने 2003-4 में ये वर्ड सुना था टेस्ला, तो इट वाज समथिंग न्यू। पर आज की तारीख में टेस्ला एक बहुत कॉमन चीज है। पर सोच रहे हो क्यों? क्योंकि इस दौरान उस मैग्नेटिक फील्ड पर इतना वर्क हुआ है। वो पिछले पर फिजिक्स 11-12 की कोई चेंज नहीं हुई है। अरे एलन मस्क इज टेस्ला ओनली, और क्या है बस। तो सब लोग पढ़ते रहते हैं विल बी कॉमन इन इंडियंस। हाँ, ये भी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल कॉमन हो जाएगा बेटा। तो जरा बताओ बेटा क्या यूनिट बनी? तो जरा फॉर्मूला देख के बताएं हम। तो फॉर्मूला ये ले लेते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं, कोई बात नहीं। फॉर्मूला क्या लिखा था? हमने लिखा था फॉर्मूला जो था हमारे पास पीछे। तो फॉर्मूला क्या चल रहा है? फॉर्मूला चल रहा है dv बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या? तो यूनिट क्या बन गई इसकी? यूनिट देखोगे तो म्यू नॉट की dv इंटू ये मीटर, तो ये क्या बन रही है यूनिट? लिखो भी, क्वेश्चन तो नहीं होगी अब तक। व्हाट इज मैग्नेटिक परमिटिविटी? बेटा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है? ये बन जाएगी यूनिट टेस्ला मीटर अपॉन एम्पेयर। ठीक है भाई, हाँ, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट इज टेस्ला। गॉट इट? अच्छा, तो इसमें नहीं घुसना। मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, बस उतना काफी है। बस उससे ज्यादा कि हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो इन डेप्थ जाने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वगैरह वगैरह, जिसकी कि हमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है बिल्कुल। चलो रुको, नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ भी, तो ये आपके साथ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट बराबर 4 पाई बी यूनिट इज टेस्ला, तो यहां से निकल गया। अच्छा, अब इसमें जो अगली चीज आपके पास आती है वो आता है डायमेंशंस का रोल। इसमें सवाल आते हैं डायमेंशंस पे। तो डायमेंशंस अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायमेंशंस जी एडवांस में सवाल आता है, जी एडवांस में सवाल आता है। और वो एडवांस का सवाल जो होता है, या तो वो हीट का इस्तेमाल करेगा या फिर वो मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करता है। एडवांस के क्वेश्चन में या तो हीट का यूज हो रहा होता है। और एक बात समझ लेना भाई, हाँ बेटा, ये वैक्यूम का ही है फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ लिखा है म्यू नॉट बाय 4, अभी आ जाएगा, 2 मिनट रुको, अभी दिख जाएगी चीज। वो म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, यहाँ लिख देते हैं ऑफ वैक्यूम, ऑफ वैक्यूम। थैंक यू याद दिलाने के लिए। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, ये भी किसके लिए? वैक्यूम के लिए वैलिड है। ठीक है ना भाई? हाँ, तो डायमेंशन का जब सवाल आता है तो एक बात समझो ना, डायमेंशन का सवाल इजी सवाल है। डिफिकल्ट सवाल छूटता है तो रैंक पीछे हो जाती है, पर इजी सवाल छूटता है तो रेस के बाहर हो जाओगे। हाँ, ये ध्यान रखना। तो डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस के लिए क्या है? देखो, पहले तो हम बात करें बी का डायमेंशन। तो देखो बी का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? तो डायमेंशंस के लिए देखो बी का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। बी का एक फॉर्मूला हम याद रखो, एफ बराबर बिल, एफ बराबर बिल। तो यहां से आप बी का डायमेंशन, अभी ये आएगा, ये भी डिराइव करेंगे हम, बट एफ बराबर बिल बहुत इजीली याद हो जाता है। तो ये बी का डायमेंशन निकल गए। क्या निकल गए? बी के डायमेंशंस अगर आप निकालेंगे तो बी के डायमेंशंस आ गए एफ, एफ इज ml_t-2 अपॉन al। तो ये बन गया m_t-2 a-, ये बन गया बी का डायमेंशन। ठीक है ना भाई?
एम टी माइनस टू ए माइनस वन, ए इज फॉर करंट, ठीक है। अच्छा, अभी कोई मुझसे पूछे म्यू नॉट के डायमेंशंस, चलो भाई म्यू नॉट के डायमेंशंस क्या बने अब, तो म्यू नॉट के डायमेंशन यहां से निकाल दो। टेस्ला, टेस्ला क्या है बी, तो ये बन गया आपके पास एम टी माइनस टू ए माइनस वन इंटू मीटर इज एल अपॉन एल स्क्वायर। तो म्यू नॉट के डायमेंशंस क्या बन गए, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, नहीं टेस्ला मीटर बाय एम्पियर, सॉरी एक मिनट, एक कुछ गलत, टेस्ला मीटर बाय एम्पियर, तो ये बन गया एम एल टी माइनस टू एम्पियर माइनस वन, एम्पियर भी माइनस टू हो जाए। अब कोई ये सोचे कि अब क्या हम इतनी आसान चीजें पढ़ने वाले हैं, तो बेटा ऐसा है कि मैंने सिर्फ पहली और आखिरी बार डायमेंशन बता दिया है। अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा, मैं तो आपको ये बता देता हूं अब कि एनसीईआरटी के 12th के हर चैप्टर के एंड पे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस दे रखे हैं, अब वो आपको सीखते हुए चलने हैं। मैं तो बता दिया, एडवांस में सवाल आता है इसका उठ करके, सीधी सी बात है, बस एक बार आइडिया दे दिया डायमेंशंस क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, अब आपको करते हुए चलना है। बिल्कुल भी इस अंधविश्वास से मत रहना कि डायमेंशन भी क्योंकि वो पढ़ाने लगा तो मैग्नेटिज्म ये मैं इसी कौन समझाएगा फिर तुमको, हाँ समझ रहे हो ना भाई, मुझे समझाना होता है, वो मेरा जन्म वो समझाने के लिए भी हुआ है, बट छोटी क्लास के बच्चे होते हैं उसके लिए, छोटी क्लास के 11th को भी 2 मिनट लगते हैं उसे बताने में, 11th वाले को भी 2 मिनट लगते हैं चीज समझाने में, कोई टाइम थोड़ा लगता है, मैं तो समझाता भी नहीं हूँ वो भी, है ना, क्योंकि कई बड़ी बड़ी चीजें करनी है अपने को, बड़े बड़े सेंटेंस बनाने हैं, तो उनको मैग्नेटिज्म समझाऊं, ईएमआई समझाऊं तो मजा आएगा, ठीक है ना भाई। अब देख लो तुम्हारे बैच से बढ़िया इंटरेक्शन होने लगा, कम से कम लोग तो है वो दोनों बैच 60 बच्चे बैठते थे, बोर मैं भी होता था, तुम भी होते थे। चलो ये देखो, तो म्यू नॉट आ गया, डायमेंशन आ गया आपके पास, ओके। अच्छा, और इसके अंदर चीज, हाँ ये एक आध दो और पॉइंट्स देख लो जरा, जो कि हमसे यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हालांकि कुछ बच्चों से तो मैंने शेयर कर रखी है, ये देख लो जरा, डायमेंशन वगैरह में काम आ जाती है, देखो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, सवाल आ भी रखा है एडवांस के अंदर एक बार इस पर बेस्ड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एक्चुअली में क्या है कि जितना भी सराउंडिंग चीजें है ना, उन सबके पास इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक ये दोनों प्रॉपर्टीज चल रही होती हैं, ठीक है। मीडियम की बात करेंगे तो जैसे ई आर था वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू आर आ जाएगा। हाँ मुझे बोला ना, कुछ लोगों को मैंने शायद बता रखा हो, ठीक है यहाँ तक। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज आ गई डायमेंशन को लेकर के। अच्छा, एक और यूनिट्स के अंदर एक और चीज बता दूं जरा, ये थोड़ा सा एक पॉइंट और नोट कर लें यूनिट्स के अंदर। तो यूनिट्स में एक पॉइंट और है, ये टेस्ला हो गया। 1 टेस्ला इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर is WB, 1 वेबर per meter square, also equal to 10 to the power 4 Gauss, where Gauss is CGS unit of magnetic field, ठीक है। हाँ बेटा, सिटी स्कैन में जो टेस्ला है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, और क्या है, स्क्रीनशॉट 4। सिटी स्कैन में जो टेस्ला है दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली। ठीक है, चलो। VB इज वेबर, VB इज वेबर। अब ध्यान दो, अगर तो वेबर क्या चीज है देखो जरा, वेबर, अरे जैसे करंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया क्या होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही वेबर इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया तो पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स टर्म आएगी, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टर्म पढ़ी तो मैग्नेटिक फ्लक्स टर्म बोलना आसान हो जाता है बेटा। गॉस CGS, गॉस इज CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस इज CGS यूनिट, है ना। चलो ओके भाई, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूं जरा, एक लेट्स डू एन एग्जांपल, फिर डिस्कशन पर आते हैं हम लोग। चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये लो, ये कह रहा है आपको एक करंट कैरिंग वायर दे दिया
गिवन a current carrying wire from west to east and value of current is 2 ampere. ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैं इस वायर के कारण निकाल सकता हूं क्या? अभी वायर के कारण अभी इमीडिएटली निकाल सकता हूं क्या? हमने किसके कारण सीखा है अभी तक? टुकड़े के कारण। तो ये कह रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ DL of 1 mm at distance 1 meter, at distance of 1 meter and at 30 degrees north of east. B due to a DL equal to 1 mm at P at distance of 1 meter and at 30 degrees north of east. तो कहां दिख रहा है हमें वो? तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिख रहे हैं। तो ये पॉइंट P ये रहा, दिस इज योर पॉइंट P। तो एक तो ये रहा आपका DL वेक्टर, दिस इज योर DL वेक्टर, ये बन गया DL वेक्टर, और ये बन रहा है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर। ये एंगल है 30 डिग्रीज। तो आपको दिख रहे हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और ये डायरेक्शन आपके पास क्या बन गया? ये बन जाता है एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। चलो बताओ अभी तो फील्ड कहां की तरफ आ रहा है? जरा दिखना DL क्रॉस R। तो डीवी के लिए बता दो भाई फटाफट से, बोलो डीवी। तो डीबी वेक्टर चाहिए मुझे, तो डीबी वेक्टर बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू DL क्रॉस R कैप अपॉन R स्क्वायर। बोलो भाई सारी वैल्यू डाल दो जरा। म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आ गया 10 की पावर -7 इंटू करंट कितना है 2 एम्पियर, तो इंटू 2 इंटू DL कितना? DL आ रहा है 10 की पावर -3 इंटू साइन 30 डिग्रीज अपॉन 1 का स्क्वायर, और एक यहां आया n कैप। हाँ भाई ये n कैप कहां की तरफ है? डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन बोलो ना, कहां आ रहा है डीबी? आई क्रॉस जे कहां आ जाएगा? K कैप। बिल्कुल आई क्रॉस जे ही तो हो रहा है, ये 30 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये P पॉइंट जो ये रहा आपका, ये पॉइंट P ये रहा, ये आपका वो DL वेक्टर, और ये आपका पॉइंट P। तो ये कहां आ रहा है आपके पास? जो डायरेक्शन आ रहा है फील्ड का, कहां आ रहा है? तो इस फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है आउटसाइड। तो आउटसाइड का मतलब क्या बन गया आपके पास? K कैप। तो ये आंसर जो आ रहा है, तो बेसिकली n कैप इज इक्वल्स टू K कैप। तो इक्वल ये वैल्यू क्या बन गई आपके पास? एक मिनट रुक जाओ जरा। तो ये इक्वल टू क्या बना आपके पास? 10 की पावर 2 साइन 30 इज 1/2 बन गया 10 की पावर -10 टेस्ला K कैप। ठीक है, एक कह रहा है सर DL तो 1 mm कैसे बोल दिया? बेटा एक बात बता, 1 मीटर के मुकाबले 1 mm क्या होता है? 1 मीटर के मुकाबले 1 mm क्या होता है? तो फिर एक बात बता बेटा, यहां पर तूने DQ को पॉइंट चार्ज कैसे लिया था? जब ये पढ़ता था तब DQ की लेंथ क्या लेता था? अब अगर वो R आपको 10 मीटर 1 मीटर दे रखा है, तो DQ क्या है? 1 mm नहीं हो गया? उस रॉड के हजारों टुकड़े नहीं कर सकता मैं, एक उस रॉड के 1000 टुकड़े बहुत होते हैं, बस खत्म। ठीक है, बेकार के सवालों में घुसते हो, मतलब अननेसेसरी सेंसलेस बात। चलो एक मिनट रुको, अच्छा रुको, ये तो एक पार्ट था इसका। डायरेक्शन आ गया हमारे पास x y x i क्रॉस j। तो DL क्रॉस R जब आप कर रहे हो, तो DL क्रॉस R इज नथिंग बट I क्रॉस j इक्वल्स टू K कैप।
बट समझो जरा, एक बात बताओ जरा मुझको वास्तव में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें 5, स्क्रीनशॉट 5 ले लें। एक बात बताओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्चुअल में डायरेक्शंस कैसे हैं? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस होते हैं, वर्टिकल होते हैं? जल्दी बताओ। They all are north, south, east, west. It is supposed to be in horizontal plane. सब कुछ बताया है मैंने आपको. They are supposed to be in horizontal plane. हाँ, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. कश्मीर में नल खोलने पे बरसात नहीं होती, राजस्थान में. कश्मीर नॉर्थ में है. वो जब आप देखते हो क्या होता है, एल्टीट्यूड होते हैं. जब अर्थ से दूर जाते हैं, ये अर्थ से दूर जाते हैं, तो हम क्या चढ़ते हैं? पहाड़ चढ़ते हैं. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो ये होता है, ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ये लाइन और ये चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ठीक है ना भाई? चलो एक मिनट को जरा, अब देखो, आपको डायरेक्शन का खेल समझाऊं. देखना, पिछला वाला सवाल की बात कर रहा हूं मैं. देखो पिछले सवाल में एक्चुअल में देखो ऐसा डायग्राम बनेगा आपके पास, और अब फील लेना कि डायरेक्शंस हमें कैसे समझने आने चाहिए, तब जाकर के मजा आएगा. डायरेक्शंस विजुअलाइज होने चाहिए. ये देखो, सपोज करो ये लाइन होगी एक्स एक्सिस, ये लाइन होगी एक्स एक्सिस, ये लाइन होगी वाई एक्सिस. तो जेड एक्सिस कहां जा रहा है? ये जा रहा है जेड एक्सिस. दिख रहे हैं एक्स वाई जेड तीनों अच्छे से? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो नॉर्थ साउथ क्या है? ये वाई वाला जो है ये नॉर्थ है एक्चुअल में. दिस y1, दिस इज नॉर्थ, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज ईस्ट. अब देखो जरा, ये मान लो करंट कैरिंग एलिमेंट ये रहा, वो एलिमेंट ये रहा. सपोज वो एलिमेंट हमने यहां ले लिया, डीएल वेक्टर. तो पी पॉइंट कहां है? देखो जरा, वो पता है पी पॉइंट कहां आ रहा है आपका? दैट पी पॉइंट इज बेसिकली दिस पॉइंट. ये है पी पॉइंट. कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में. ये एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज. तो पी पॉइंट कहां है आपका? पी पॉइंट इज बेसिकली इन एक्स वाई प्लेन. अब जरा देखो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर देखो जरा, कहां जा रहा है डीएल क्रॉस आर? ये मैंने आपकी कॉपी के हिसाब से बन गई ये चीज. तो डीएल क्रॉस आर कहां जा रहा है आपका? जेड में, ऊपर की तरफ जा रहे हैं यार. तो डीबी का डायरेक्शन कहां आ रहा है? दिस इज योर डीबी. ये आ रहा है डीबी वेक्टर. आई पिक्चर्स क्लियर? गॉट इट? तो इस तरह से पूरा वो 3D इमेजिनेशन अगर करते हुए चले तो ये बहुत इजी चैप्टर है. तो बेटा क्यों नहीं आएगा? कंपास में नॉर्थ का मतलब थोड़ा ना कि तोड़ के बाहर आ जाएगा वो निडल. तभी तो हम कंपास यूज करते हैं. एक मैग्नेटिक कंपास क्या चीज है? अब ये फायदा हो जाता है, ये ऑफलाइन में किसी ने नहीं पूछा मुझसे. तो इंटरेक्शन बड़ा अच्छा बैच हो जाता है, तो मजा आता है ना. मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है देखो, तो मैग्नेटिक कंपास जो होता है आपका, मैग्नेटिक कंपास इज लाइक अ रिस्ट वॉच. मैग्नेटिक कंपास इज लाइक अ रिस्ट वॉच बेसिकली. ये आपकी जो निडल है ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमती है. निडल रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. एक्सिस इज वर्टिकल. एक्सिस वर्टिकल होता है. हालांकि डिटेल में आएंगी चीजें, बट पहले से पता होता है तो थोड़ा अच्छा हो जाता है. एक्सिस है वर्टिकल और निडल घूमती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में. ठीक है, ओके. और ये घूम किस में रही है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में. चलो, फेल हो जाएगा बेटा, उसके लिए दूसरा अरेंजमेंट होता है, वो वर्क थोड़ा करेगा.
प्रिंस थोलिया कह रहा है कि अगर कंपास को वर्टिकल करेंगे तो क्या होगा। थोड़ा प्रिंस थोलिया यही सवाल, आज एक काम करना, किचन में जाना, तो घर पे रहता है वैसे ही, मम्मी के पास आना और उनको बोलना मम्मी आज स्टोव को वर्टिकल करके दूध गर्म करेंगे हम। ठीक है प्रिंस थोलिया, किचन में जाना है मम्मी के पास। हाँ होता है ना, डिप सर्किल कहते हैं उसको, तो मैं कहा ना दूध चीज ही दूसरी होती है, पढ़ेंगे हम, ठीक है ना भाई। हाँ तो आज जाकर के, ठीक है, वर्टिकल यूज करेंगे, थोड़ा यूज ही नहीं ना उस चीज का। बस कल एक काम करना, बाल्टी लेकर के यूं खड़े हो जाना कि बाल्टी को मैं यूं भरूंगा मम्मी, अब क्या करें, ठीक है ऐसे। ओके चलो ओके। अच्छा अब जरा सा एक हिंट दे देता हूं मैं, नेक्स्ट क्लास पे चालू करेंगे हम, बाकी डिस्कशन पर आ रहा हूं मैं जरा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम जो चालू करेंगे, नेक्स्ट क्लास, सो नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, तो ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैसे बात करेंगे भाई, हम क्या लेंगे, इस पर एलिमेंट्स लेंगे, इस पर क्या लेते हुए चलेंगे हम, एलिमेंट्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे उन एलिमेंट्स को, हम यहाँ से एट एन एंगल थीटा लेके डिफाइन करते हैं। अरे थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रो का देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ऑफलाइन एक बच्चा है यार, वो बेचारे की मजबूरी चल रही है कुछ, तो आ गया वो, उसके मकान मालिक ने उसको निकाल दिया है, नेट उसके पास है नहीं, मोबाइल उसका टूट चुका है, बहुत ही मतलब बुरी हालत में है वो। कर दूं अलाउ ऐसे एक आध को तो है, तो क्या करें, ठीक है चलो। स्क्रीन शॉट 6, वो तो ज्यादा मैं घुसा नहीं अंदर, वरना रोना आया था मेरे को भी, तो मैंने कहा आ जा तू बैठ जा भाई, ठीक है ना। चलो है, दुआ बांट के जाएगा तुम लोगों को, सही बात है, दुआ तो दे ही सकता है वो तुम्हें और मुझे दोनों को, बिल्कुल। चलो खैर ओके, क्लियर है यहाँ तक, तो निकालो जरा भाई कैपेसिटर निकालो। तो ये अभी देखो पहला लेक्चर था इसलिए मैं स्लो भी था, बट स्लो वाली चीज कुछ नहीं, मेन था वेक्टर वाली चीज को क्लियर करना भाई। ये डीएल क्रॉस आर, ये इंपॉर्टेंट पेज है मेरे हिसाब से तो आज की डेट में, ये अगर आता है तो सारा कर लोगे मैग्नेटिज्म, बहुत आराम से कर लोगे। अरे यार आ जाएगी ना ये तो पीडीएफ, यूएसबी कहाँ दिख रही है, मतलब बिना पेन ड्राइव का है क्या ये तो यूपीएस है वो ना, सीपीयू में पेन ड्राइव कहाँ गई है क्या उधर, ठीक है चलो है, इधर स्लॉट है, कोई बात नहीं, तो आ जाएगी, वैसे ग्रुप पर डाल दूंगा अभी मैं, ठीक है ना भाई। अबे 30 मिनट का है, निकालो ना पहले तो एग्जांपल्स निकालो, निकालो भाई। तो बेटा मेरी डिग्री भी तो फिर आईआईटी दिल्ली से है, कहाँ गया थर बेटा। अरे ये स्पेशली भैया ये, खैर मेरे कहा से दो चार तो भाग गए होंगे। अरे जिनको करंट वरंट में दिक्कत हो रही थी कुछ, जिन्होंने पाप कर रखे थे पहले, ये मैरिज तो समझ में आ गया ढंग से। अरे नहीं नहीं मत आना ये इस क्लास में, कोई जरूरत नहीं हो, तो बेचारा इतना मजबूर आदमी था इसलिए अलाउ कर दिया मैंने। वो दोनों अटेंड नहीं कर रहे, दो ही हैं क्या ऐसे, पहले हल्ला बहुत मचा रहे थे। चलो एनीवेज, लाओ भाई लाओ कैपेसिटर का डिस्कशन निकालें। कैपेसिटर शीट एग्जांपल, सबसे पहले कैपेसिटर शीट एग्जांपल्स। अरे बेटा नो डाउट तो हो ही नहीं सकता, नो डाउट का तो तूने ढंग से पढ़ा ही नहीं है। हाँ ऐसे तो हो ही नहीं सकता नो डाउट। चलो बोलो भाई, पेज 1 to 10, ज्यादा नहीं होंगे, पेज 1 to 10 बोले। क्या होता है कुछ आगे पीछे भी, और ये भाई देखो ऐसा है कि जो ये थे ऑफलाइन वाले अटेम्प्ट करके आए थे, यहाँ तो 20 लोग भाग गए, इसका मतलब उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं करे, वहां बेचारे का ऑप्शन था नहीं। एग्जाम्पल्स बाकी बहुत अच्छे दे रहे हैं, सही है शायद एग्जाम्पल्स करे, तुमने नहीं करे क्यों, तो यार जबरदस्ती इनसिंसियर बन रहा है।
तेरे एग्जाम्पल्स तो करने होते हैं हमेशा, पहले एग्जाम्पल्स करने होते हैं, क्लियर तो है बेचारा, एक ऑफलाइन में है और डांट पड़ेगी उसमें। भैया एग्जाम्पल्स करते हुए चलो, बाकी अच्छे सवाल हैं, मजा आएगा करने में, और एक आध दो डिफरेंट भी है जो क्लास में कवर भी नहीं किया है हमने। चलो पेज 1 to 10, पेज 6 पर एग्जाम्पल 3। एक मिनट भाई खोलने दे जरा। अच्छा बाकी आपके डीपीपी के तो खैर मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, और कैपेसिटर का काम खत्म करो, है ना, नेक्स्ट क्लास पे एक्सरसाइज में उठा लेते हैं। हाँ क्या बोला बेटा, एक मिनट रुको, पेज 6, पेज 6 पर कोई कह रहा है एग्जाम्पल 3। ठीक है भाई, पेज 6 एग्जाम्पल 3, चलो ठीक है भाई। ठीक है देख भाई, इसमें क्या हुआ तेरे पास, switch S1 is closed and remains closed for a long time and S2 remains open। बेटा तो क्लास एग्जाम्पल है, क्यों पूछ रहे हो। ये पहले कैपेसिटर चार्ज कितना हुआ, पहले ये चार्ज हुआ अप टू पोटेंशियल ऑफ E, तो ये प्लस ये माइनस, क्लास एग्जाम्पल ही तो है ये। हाँ एंड उसके बाद क्या करा आपने, इस कैपेसिटर को कनेक्ट करा, ये रिवर्स कर दिया आपने 2E, तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। बेटा एग्जैक्टली क्लास में करा है पूरा सवाल सॉल्व। हाँ E की जगह V नॉट था, 2E की जगह 2E नॉट था, और पोलरिटी सेम थी, हमारे केस में पोलरिटी सेम थी, पर अपोजिट पोलरिटी का भी सवाल कराया मैंने। अरे यार क्या मजाक वाले सवाल पूछ रहे हो, पढ़ते नहीं हो तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ पढ़ोगे नहीं तो उसका तो इलाज है ही नहीं। पेज नंबर 10 तक बोले, अप टू पेज 10। क्लास का एग्जाम्पल तो मेरी क्लास के बच्चे बैठे हैं, कैसे बता सकता हूँ। अप टू पेज 10 कुछ भी नहीं, पेज 11 से 15, पेज 11 से 15, पंद्रह से 20, 16 से 20। जिसने क्लासेस ढंग से अटेंड करी है मतलब पहले मेरी बात सुनी, घर जाके प्रैक्टिस करी, उसके सवाल तो यूं हो रहे होंगे, उतना तो मुझे भरोसा है मेरे नोट्स पे। 16 to 20 किसी के नहीं हो रहे हैं तो बोल दे भाई, पर उसी की बात कर रहा हूँ जिसने ईमानदारी से काम करा है। हाँ एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको आराम से, पेज 17 पे रोक दिया किसी ने, रुक जाओ, पेज 70 पे किसी ने रोका है, एक मिनट रुको जरा, पेज 17। ठीक है बेटा 17 में क्या हो गया, एग्जाम्पल 1। ठीक है ये देखो भाई, पेज 17 एग्जाम्पल 1 कोई पूछ रहा है, ऑल्टरनेट वाला सॉल्यूशन। ऑल्टरनेट वाला सॉल्यूशन क्या कह रहा है भाई, विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड आउट चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड करंट इन ऑल ब्रांचेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। थोड़ा देखो जी में तो ऐसा लिखा हुआ आएगा नहीं कि इक्विवेलेंट यूज नहीं करना, और बाकी इसने क्या करा आपके पूरा उसको सॉल्व कर दिया। अच्छा ऑल्टरनेट में पूछ रहे हो आप, तो ऑल्टरनेट में सोचो ना जरा क्या करना है। अरे यार ये कोई बात थोड़ी ना ऑल्टरनेट सॉल्यूशन को, वैसे सोच सकते हो, देखो सोचना ये है भाई, दिमाग लगाओ तो एक तरह से विदाउट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट किसका, ERCC, तो यार 2C तो इन्होंने भी लिया है, इन्होंने भी 2C तो लिया ही है ऑल्टरनेट सॉल्यूशन के अंदर, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन में इन्होंने भी तो 2C तो लिया ही है, तो क्या है, खत्म तो हो गया सवाल। ये R है, ये E है, तो टाइम कांस्टेंट कितना आ रहा है, टाइम कांस्टेंट आ रहा है 2RC, और अगर इस पर चार्ज क्यू भेजोगे, इस पर कैपिटल क्यू भेजोगे, तो जब इनको ब्रेक करोगे तो क्या क्या जाएंगे, Q/2 एंड Q/2 जाएंगे। बस ये तो आसान सवाल है बेटा। तो Q/2 जो भी आएगी वैल्यू 1 माइनस E की पावर माइनस का T/2RC, खत्म। क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो दोनों कैपेसिटेंस इक्वल है, दोनों पे क्या जाएगा, बराबर बराबर चार्जेस हो जाएगा, तो इसमें क्या है वो है, मतलब मुझे तो कोई इसमें डाउट ऐसी चीज नहीं लगी। अनम्यूट के ऑप्शन दे रहा हूं मैं, किसी का डाउट नहीं क्लियर हो रहा हो तो इस्तेमाल कर ले।
सर पेज नंबर 18 एग्जाम्पल 3। अबे एक मिनट, ये मैंने ना इसलिए नहीं खोला डाउट कि डाउट भी लिखने में जो हो रहा है, इसलिए खोला है माइक कि यहाँ जो चीज समझाई गई उसमें कोई डाउट है तो वो बोलो कि सर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है और क्या है, ये कोई डाउट बचा है तो वो बोलो। हाँ, लिखने का काम तो बेटा तुमसे करवाऊंगा मैं। हाँ, पेज 17 पर तो कुछ भी नहीं है, अब जवाब मुझे माइक पे मत देना। पेज 17 आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, क्लियर है ये वाला टॉ बराबर 2RC में क्या है, मतलब ऐसा मुझे तो दिख नहीं रहा बताने ऐसी तो चीज हो तो गया, आप तो बस सी की जगह 2C लगा दो, बस खत्म। अबे क्या समझाऊं, समझा दो बेटा, क्या समझाना है, किसमें डाउट है? 2C के लिए तो विदाउट इक्विवेलेंट कैसे हुआ? तो बेटा हम क्या करें, तो उसने भी तो 2C लिखा ही है, वो सर्किट में खुद ने भी तो 2C लिख के कराया, तो विदाउट इक्विवेलेंट तो एक ही मेथड है, पूरा सॉल्व करा है उन्होंने, और क्या करा है? विदाउट इक्विवेलेंट तो एक ही मेथड है कि पूरा सॉल्व कर दिया उसको, बस। तो प्रैक्टिस करा दी आपकी, मैथमेटिकल आई जाएगा, I1 I2 जाएगा, इक्वेशन बना दो दोनों लूप्स की, खत्म हो गया सवाल। और ठीक है ना, हमें फिर वही बात, तुम्हारा पेपर तो ऑब्जेक्टिव है, बस तुम्हारा वाला सब्जेक्टिव पेपर है। चलो नेक्स्ट बोलो। हाँ, नेक्स्ट पेज 18 19 20, पेज 18 19 20, क्या 20 तक में बोलो पहले, तो पेज 20 पे कोई पूछ रहा है। 18th का एग्जाम्पल 3, ठीक है, देखो जरा, हाँ बिल्कुल ये पूछने जैसा सवाल है, पेज 18 एग्जाम्पल 3। देखो इसमें क्या हो रहा है, इनिशियल कैपेसिटर अनचार्ज, फाइंड द चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। अरे इक्विवेलेंट लेना भाई, इक्विवेलेंट बैटरी, समय कोई और समझ रहा था, क्लास का ही तो है सेम, इक्विवेलेंट बैटरी ले ले, खत्म हो गया, आंसर आ तो गया, खत्म। और नहीं करना है तो फिर वो सॉल्यूशन देख लो, मैंने बोला था मैथमेटिकल सॉल्यूशन है पूरा, केसीएल लगा के कर सकते हो चाहो तो किसी को वैसे करना चाहे तो कर ले वो, मैंने आपको बता दिया शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि आज तक कभी पूछा ही नहीं चाहिए वालों ने, तो शॉर्ट ट्रिक से करो ना, क्या दिक्कत है? बाकी वो भी समझ में आना चाहिए, केसीएल से भी समझ में आना चाहिए, केसीएल जो कि शीट सॉल्यूशन है वो भी आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पेज 20 तक कुछ और, अप टू पेज 20 जल्दी बोलो यार, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। अप टू पेज 20 तक, पेज 19 पेज 20 तक कुछ, 20 पे क्या बोल रहे हो बेटा? 20 पर एग्जाम्पल 1, ठीक है, देखो भाई पेज 20 एग्जाम्पल 1। देखो इसमें क्या हुआ, आपका एक कैपेसिटर है ना वो ऑलरेडी चार्ज है, वो चार्ज है माइनस, देखो तो क्या हो रहा है, t इक्वल टू 0 पर आपको क्या दिख रहा है, ये देखो, ये C दिखा रखा है C1, स्विच दिखा दिया एक बार के लिए ऐसे, ये रेजिस्टेंस R कर दिया, और इस पर आप चार्ज दिखाओगे, कितना चार्ज दिखाओगे इस पर चार्ज दिखाएंगे माइनस का 2EC और ये प्लस का 2EC, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अब आपने क्या करा, जब स्विच को बंद करा, स्विच क्लोज्ड, तो स्विच क्लोज करती क्या माना हमने, किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पर मान लो यहां से क्यू चार्ज फ्लो करा, तो यहाँ प्लस क्यू आ गया, माइनस क्यू आ गया। अब सोच के देखो ना यार, तो यहाँ माइनस 2EC ऑलरेडी, यहाँ पर एक प्लस क्यू और जोड़ दो, इसमें से माइनस क्यू निकाल दो। अब क्या करो, अब लूप रूल लगा दो, बस अब लूप रूल लगा दो। अब इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला यूज करे बेटा, मैं इंटीग्रेशन करना नहीं सिखाऊंगा, हाँ गलत फहमी मत रहना कि सर इंटीग्रेशन भी सिखाया, तो ये बन गया E माइनस क्यू बाय सी माइनस का IR, यहां आप आ रहे हो, इस चार्ज को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ 2EC माइनस क्यू, ये चार्ज बनेगा 2EC माइनस क्यू, आप आ रहे हो माइनस से प्लस, तो ये आपके पास बन रहा है एक तरह से माइनस ऑफ Q माइनस 2EC बाय C
इक्वल टू 0। बस थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन गई है। हाँ, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन गई और क्या हुआ, बस ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ गया आपके पास, और कुछ भी नहीं है। केसीएल लगा करके बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, आपकी लिमिट जो है वो चेंज होगी, और क्या मतलब आपने लिमिट्स क्या, ये स्टार्टिंग में इस पर चार्ज 0 नहीं था, बस क्यू पे लिमिट्स वही रहेंगी। क्यू तो स्टार्टिंग में क्यू कितना था, 0, बस ठीक है ना भाई। हाँ, तो 0 से t तक जब इंटीग्रेट करेंगे हम, तो एक तरफ तो आएगा 0 से t और एक तरफ आएगा 0 से q। समझना जरा, q क्या मान रहे हो आप, q आप मान रहे हो चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। q आप क्या लेके चल रहे हो, q इज चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, चार्ज ऑन C1 एट टाइम t, एट टाइम t। आप इसको मान रहे हो q, ठीक है ना भैया, हो जाएगा सॉल्व, तो मैथमेटिक्स से और क्या है। चलो नेक्स्ट बोले भाई 21 से 25, पेज 21 टू 25। हम्म 22 का एग्जाम्पल 2, पेज नंबर 22। 22 पे एग्जाम्पल 2 तो कोई है ही नहीं बेटा। हर्षिल ढंग से देख के बता भाई, फटाफट करो, पेज 25 डिस्कस करना है मेरे को, उस पे अच्छे सवाल हैं। 22 की दिया था, अबे पिछली क्लास में लिखा है ऑल एग्जाम्पल्स, देख तो सही खोल के। हाँ चलो कोई नहीं पूछ रहा है, फिर पेज 24 एग्जाम्पल 5 कोई कह रहा है, पेज 24 एग्जाम्पल 5, पेज 24 एग्जाम्पल 5। हाँ क्या हो गया, dielectric constant K is slipped between the plates of parallel plate in half of the space if the capacitor C, then new capacitor between A and B will be, क्या है। हाँ इसमें क्या दिक्कत है भाई, plates are necessary in half of the space if the average of air condenser is C। तो वो इसका सी मान रहा है, एक मिनट समझ गया मैं, ठीक है, वो इसका सी मान रहा है, देखो इस अरेंजमेंट को वो सी ले रहा है, तो सी इज बेसिकली एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, वो इस अरेंजमेंट को सी ले रहा है। तो अब जरा हम सोचें, तो इसके दो पार्ट्स तो बने, एक पार्ट बना C1, एक पार्ट बना C2, ये दोनों किसमें पैरेलल में है, तो C1 C2 निकाल लें हम, तो C1 क्या बनेगा, C1 बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2D एंड C2 क्या बनेगा, C2 बनेगा आपके पास क्या है इसका K एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2/D, बस C1 प्लस C2 कर दो, लेट्स इट, क्या करेंगे यहाँ पर C1 प्लस C2 इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट, दोनों पैरेलल में है ना। ये दिक्कत होती है, C इज दिस थिंग, उसके हिसाब से सॉल्व करके देख लो, अब C इतना है, ठीक है। चलो हाँ ये आ जाओ भाई, पेज 25 के बाद कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, क्योंकि पेज 25 वाले टाइम लेंगे, तो पेज 25 के बाद कुछ है तो वो पहले पूछ लो। आफ्टर पेज 25 एनी डाउट है तो वो पहले पूछ लो। तो कहां से पूछते, किसी ने तो पूछे नहीं, रुको जरा, तो कोई बात नहीं, ये वाले पहले बताया था क्योंकि ये फिर टाइम लेने वाला है, अभी ये टाइम लेने वाला है, और बचा भी सिलेक्टिव लोगों के लिए। तो 28 पर अदर मेथड वाला, एक मिनट रुको, पेज 28, पेज 28 पर अरे यार छोड़ना भाई, मैं ये थोड़ा बताने बैठा हूँ कि उस मेथड में क्या करा, जाने दे, सोच ले अपने आप। अपने मेथड से हो गया नहीं हो गया सॉल्व, पेज 28 एग्जांपल 4 अपने मेथड से सॉल्व हो गया ना, एग्जांपल 4 एंड 5। अपने वाले से हो गया ना, बस खत्म बात। और ये क्या कह रहा है, लेट चार्ज डेंसिटी एज शोन
बेटा पूछ रही पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है और कुछ भी नहीं कर रहा। V बराबर V2 माइनस V4, तो A और B के बीच का पोटेंशियल निकाल रहा है वो, और कुछ नहीं। ये बेसिकली ये कर रहा है, इसका मेथड अगर देखोगे तो ये कह रहा है कि भाई VAB की जो वैल्यू है तो VAB की जो वैल्यू है वो बनेगी V2 माइनस V4। उसको थोड़ा सा उसने मैनिपुलेट कराया बस जरूरत ही नहीं है उससे कोई। आपको अल्टीमेटली चार्जेस निकालने के लिए भाई पहले से पता ही नहीं पड़ेगा ना कि कहां पर x आएगा, कहां पर प्लस x, कहां पर 2x। तो बेसिक सर्किट तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो बेटा A और B के बीच का C इक्विवेलेंट लिखा ना उसने, तभी तो फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। C इक्विवेलेंट क्या होता है? चार्ज ऑन कैपेसिटर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। C इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? C इक्विवेलेंट किसके बीच का? AB के बीच का। क्या बनेगा? Q अपॉन VAB। यही तो डेफिनेशन होती है कैपेसिटेंस की। ठीक है, पेज 29 पर क्या बताऊं बेटा? एग्जांपल 5। अबे एग्जांपल 5 तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है, ढंग से तो देख। एग्जांपल नंबर 5 इज नथिंग बट ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, पेज 25 और पेज 29। एग्जांपल 5 ये देखो ना, प्लेट नंबर 1, 3 and 5 ऑल्टरनेटिव तो है ये। हेलो, नहीं, प्रॉब्लम 3 कुछ और है क्या तुम्हारी शीट में? यही तो है। कौन सा पूछ रहे हो बेटा? पेज 29 एग्जांपल 5, 1, 3, 5 और 2, 4 आपके ये लगे हुए हैं। हाँ बस, तो क्या है, ये तो पैरेलल अरेंजमेंट, वो तो है पैरेलल अरेंजमेंट हो गया ना, तो सीधा सीधा क्लास एग्जांपल बेसिक पैरेलल है। तो चलो और कुछ अप टू पेज 31 कुछ है क्या? अप टू पेज 31, अप टू पेज 31 तक कुछ है? कुछ नहीं, बढ़ जाए आगे फिर। चलो ठीक है, तो हमें डिस्कस करना था पेज 25 वाला सवाल। ये देखो भाई, चलो पेज 25। हाँ देखो जरा, दो तरीके हैं देखो इस सवाल को करने के। एग्जाम्पल 6, आप तो एक काम करो ना, सिंपली एग्जाम्पल 6 को एक पॉइंट चार्ज मान लो Q, यहां पर ये एक शेल, इस पर यहां आया माइनस Q इंड्यूस्ड, और इस पर यहां आया आउटर पर प्लस Q इंड्यूस्ड। Q इंड्यूस्ड की वैल्यू कितनी बनी? ये बनी Q इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन R। अब आप तो ये तीन चीजें पकड़ लो और इनके कारण क्या कर दो, सब कुछ फाइंड कर लो। इन तीन चीजों के कारण क्या कर लो, आप तो जो चीजें पूछी गई हैं फाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ चुका है, मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ चुका है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। निकाल लो जहां पे भी फील्ड निकालना है। वो कह रहे हैं मान लो फील्ड निकालते हैं हम इस वाले पॉइंट पर। चलो ये लो, ये बीच का पॉइंट ले लिया, बीच के पॉइंट को कह रहा है ए पॉइंट। चलो ये लो, इस ए पॉइंट पर फील्ड निकालें हम। ये देखो जरा, फील्ड निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए किसके कारण? अब ऑलरेडी अब डायरेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकाला, देखो क्यू के कारण, तो क्यू के ये दूरी ले रही है हमने आर, तो ये बना के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसके लिए कितना बनेगा? इसके लिए बनेगा माइनस का के क्यू इंड्यूस्ड बाय आर स्क्वायर। और इसके लिए क्या बनेगा? इसके लिए बनेगा, इसके कारण आएगा नहीं, इसके कारण 0 आएगा। जरा देखना तो भी वैल्यू डाल के आएगा क्या सेम आंसर? वैल्यू डाल दो, सेम आंसर आएगा। आंसर आएगा के क्यू बाय ई आर इंटू आर स्क्वायर। और सोच के देखो, यही होना भी चाहिए था।
अगर मैं इंड्यूस चार्जेस नहीं लेता तो नेट कितना आता, इतना ही तो आता। ठीक है, तो ये सवाल तो आपको बहुत आसान हो गया, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दो। एग्जांपल 6 में तो जस्ट शो डिस्ट्रीब्यूशन, बस खत्म, गॉट इट। और अब तो नॉर्मल तरह से सॉल्व करते हो इसको, सारे आंसर आ जाएंगे आपके, कोई भी नहीं बचेगा, चाहे पोटेंशियल निकालना हो चाहे कुछ भी निकालना हो। ठीक है, चलो मुझे साइन आउट कर दिया इन्होंने, वैसे भी यही क्लास तो चल रही है लेकिन। चलो ओके, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 7th बेटा नेक्स्ट क्लास पे कर लेते हैं, ठीक है 7th। तो नेक्स्ट क्लास का जो रहेगा डिस्कशन, नेक्स्ट क्लास के लिए कल है शायद हमारे पास, नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिज्म कंटिन्यू करेंगे और डिस्कशन जो रहेगा, तो डिस्कशन में अपनी एक्सरसाइज 1 कर लें, 2 कर लें, जितना कर पाएंगे कर लेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल 7 ले लेते हैं, कल ले लेंगे, ठीक है। नहीं, शीट वाले मेथड को समझना पड़ेगा बेटा, और कोई तरीका नहीं है। अब कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ, आज ऑलरेडी टाइम हो गया है, ठीक है। चलो बेटा HRS आपको सारी चीजें समझ में आ रही है ना, बस मैं तो वैसे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आपको कभी कुछ लगे मिस हो रहा है तो मुझे कन्वे कर देना बेटा क्लास में। आपको कुछ लगती कमी HRS, आपको क्या कमी लगी पिछले 1 2 3 टॉपिक में, फिर पढ़ाई पर ध्यान दे यार बढ़िया से, बस ठीक है। ओके क्लास, बाय बाय।